गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। तो हम लोग का फोर्थ चैप्टर भी वाइंड अप हो जाएगा। फिर सिर्फ 2 चैप्टर बच जाएंगे, वो छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये इसका जो टॉपिक है उसका नेम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। मतलब तो बहुत भाई थोड़ी सी विचित्र कहानी होगी ब्रिटेन की। तो हमें एग्जैक्ट देखना क्या है कि ब्रिटेन एक यूनाइटेड या एक नेशन स्टेट कैसे बना, हमें वो देखना है, ठीक है। जैसे हम लोग कहानी पढ़ लिए जर्मन कैसे बना, फिर हमने कल देखा था हम लोग ने इटली कैसे नेशन स्टेट बना। तो आज हम देखेंगे ब्रिटेन कैसे नेशन स्टेट बना। पर आप अगर सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों दिया है भाई कि द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल दिया ब्रिटेन यूनिफिकेशन। बिकॉज आपको याद होगा तो जर्मनी में और इटली में यूनिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था लड़ाइयों झगड़ों का, रिवोल्ट्स, क्रांतिकारी लोगों का। पर जो ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हुआ यहाँ पे कोई वॉर नहीं हुआ। समझ रहे हो आप लोग, लड़ाई झगड़ा नहीं, हिसाब से काम हो गया। मतलब हिसाब से ब्रिटेन एक नेशन स्टेट बन गया। अब वो भैया आप जानते हैं कि वो हिसाब कौन सा था जो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर से आज मैं आपको जो टर्म्स समझाऊंगा ये मेन टर्म्स होंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को वो पिक सेंड कर दूंगा जिसमें प्रॉपर नोट्स लिखे हैं। आप लोग उस नोट्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, आप लोग इजीली वीडियो से उसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। वो वही टर्म्स होंगे जो मतलब स्टेटमेंट्स में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में लिखूँगा, और उसके वो फुल एक्सप्लेनेटिव स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं कि इनका हिसाब कैसा था, ठीक है। तो अब बात है कब की, 18th सेंचुरी। कब की, 18th सेंचुरी, मतलब 1700 से लेकर 1800 के बीच में। तो देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन, मतलब ब्रिटिश नेशन जैसी कोई चीज़ कब नहीं थी, कब नहीं थी, बिफोर, कब, बिफोर 18th सेंचुरी, ठीक है। मतलब 18th सेंचुरी के पहले, 18th सेंचुरी के पहले ब्रिटिश नेशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। अब बात कैसी है कि हम ये देखना है कि अब नहीं थी तो कैसे नेशन स्टेट बना। तो अब बात कर लें तो जो भी लोग जो ब्रिटिश में रह रहे थे, मतलब ब्रिटिश लोग जो इंग्लैंड में रह रहे थे, वो लोग कैसे थे, वो लोग थे एथनिक लोग, एथनिक वंस। एथनिक मतलब होता है वो पर्सन जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करे। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें हम, तो वहाँ पे जो भी व्यक्ति जो मैक्सिको से आया होगा उसको एक एथनिक पर्सन बोलेंगे, क्योंकि वो एक बिलीफ को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा है, पर वो माइनॉरिटीज़ हैं एक तरीके से, ठीक है। तो अब जो इंग्लैंड था उस समय 18th सेंचुरी के पहले, उसमें कौन कौन थे भैया, तो इंग्लिश लोग भी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और बोलो आयरिश, ठीक है। तो इतना सारा मिक्सचर था, इंग्लिश है, वेल्श है, स्कॉट और आयरिश, ये सारे डिफरेंट लोग थे। तो अब क्या हुआ, अब कहानी में ट्विस्ट आया। ट्विस्ट कैसे आया कि जो इंग्लिश नेशन था, इंग्लिश नेशन मतलब आपको क्या बताया मैंने, अभी ब्रिटेन बनने का है, ठीक है, सब्र करो, अभी ब्रिटेन बनने का है। अभी सब पार्ट्स हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड अलग, स्कॉटलैंड अलग, आयरलैंड अलग, सब अपना अपना देख रहे हैं भैया, अपना अपना घर देख रहे हैं। पर ब्रिटेन कब बना, जब सब लोग कंबाइन होकर एक नेशन फॉर्म किए, ठीक है। यार वीडियो बड़ी ब्लर हो रही है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, अगर वीडियो भी शायद मैंने ध्यान नहीं किया था, अगर आपको वीडियो ब्लर दिखी होगी तो उसको माइंड मत करिएगा। तो मैंने क्या कहा कि 18th सेंचुरी के पहले इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग, आयरलैंड अलग। पर नेशन स्टेट कब बनेगा, जब सबको मिलाकर एक डिश बनाई जाए, देन इट विल बी कॉल्ड अ नेशन स्टेट, और उसी नेशन स्टेट को कहा जाता है ब्रिटेन, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो इंग्लिश नेशन था, मतलब जो इंग्लैंड था, आजकल पेन भी बहुत धोखा दे रहा है, इंग्लिश जो नेशन था वो क्या करने लगा, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने लगा। क्या क्या, अपनी वेल्थ, वेल्थ मतलब पैसा, इम्पोर्टेंस, पावर,
समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब देखो तीनों लोग थे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ये भैया लोग बाकी लोग अपने मज़े कर रहे थे, पर जो इंग्लैंड था, जो भी इंग्लिश नेशन था, वो क्या करने लगा, वो फोकस करने लगा अपनी वेल्थ, अपना इम्पोर्टेंस, अपनी पावर बढ़ाने में। समझ रहे हो? और उसने क्या करने लगा, स्टार्टेड एक्सटेंडिंग क्या क्या भाई, क्या एक्सटेंड करेगा, हाथ पैर फैलाएगा क्या? नहीं, स्टार्टेड एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस किसको, कहाँ पे इन्फ्लुएंस? ओवर अदर नेशंस। मतलब क्या हुआ कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड अपने मज़े कर रहे थे, पर जो इंग्लिश नेशन था, जो इंग्लैंड था, वो क्या करने लगा, वो अपना जो पावर था, अपनी जो पहुंच थी, उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश करने लगा ताकि अदर नेशन भी उसके अंडर में आ जाए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, उस समय देखो जो पार्लियामेंट हुआ करता था, ठीक है, तो पार्लियामेंट में कैसा था, वहाँ मोनार्की भी होते थे, तो रियल धी मतलब जो पार्लियामेंट था ना, एग्जैक्ट वहाँ पे मोनार्की रूल था। कब? 1688 में। पर हुआ क्या, अब वो जो मोनार्की था वो किसके अंडर में आ गया? इंग्लिश पार्लियामेंट। मतलब अब वो जो मोनार्की थी, राजा का शासन था, वो हटकर अब क्या बन गया, वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी, मतलब वो पार्लियामेंट जिसमें इंग्लैंड के इंग्लिश लोग थे, उन्हें क्या कर दिया, सीज्ड पावर। कहाँ से भैया, किसके पास से लिया? फ्रॉम मोनार्क। वो थोड़ा पेन डिस्टर्ब हो गया था, उसको मैंने ठीक कर दिया, और ये दूसरा पेन है। तो अब हमने क्या बोला, उस समय क्या किया, जो इंग्लिश पार्लियामेंट, मतलब जो पार्लियामेंट था वहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली दो पार्लियामेंट था। पार्लियामेंट में समझो कोई भी दो पार्टी बनी है एक तरीके से, एक इंग्लिश थे और एक मोनार्क। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पूरे जो पार्लियामेंट पे राज किसने ला लिया? अपना इंग्लिश पार्लियामेंट। मतलब जितने भी इंग्लिश लोग थे, उन लोग ने बोला मोनार्की हटाओ, अब हम लोगों का राज चलेगा। मतलब 1688 में जो इंग्लिश लोगों थे, उन लोग ने उस पूरे पार्लियामेंट पे अपना डोमिनेंस ला लिया। ठीक है, अब डोमिनेंस तो ला लिया, अब हुआ क्या, अब जो पार्लियामेंट था, तो देखो अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा प्रॉपर तरीके से। तो जो ये पार्लियामेंट था ना, वहाँ पे स्कॉटिश लोग भी थे एज वेल एज इंग्लिश लोग भी थे। ठीक है, पर हुआ क्या, इन लोगों ने सब में डिसाइड किया कि चलो मोनार्की नहीं चाहिए हमें, पर वो सारा डोमिनेंस किसके अंडर में आ गया? इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश लोग थे उनका डोमिनेंस आ गया। तो फाइनली क्या हुआ कि एक एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ। कब? क्या? द एक्ट ऑफ यूनियन। कौन सा? जिसका नाम था 1707। किसके बीच में साइन हुआ? इट वॉज साइन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। ठीक है, एक इसके बीच में, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक एक्ट साइन हुआ, और उसका एक नतीजा क्या हुआ, जिसके कारण क्या बना? यूनाइटेड, पता नहीं यार पेन को क्या हो गया आज की, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मतलब चलो जितना अभी तक मैंने बोला उसको शॉर्ट में समझते हैं। हमने ये देखा सबसे पहले कि 18th सेंचुरी के पहले कोई ब्रिटिश नेशन जैसी स्टेट था ही नहीं। तो जो इंग्लैंड था, जो इंग्लिश नेशन था, वो अपना वेल्थ, इम्पोर्टेंस और पावर बढ़ाने लगा। वो चाहता था जो भी अदर नेशंस है उस पर अपना इन्फ्लुएंस लाना, तभी तो उसके अंडर में आएंगे। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट थी, जो इंग्लिश पार्लियामेंट, उनने क्या किया, मोनार्क से पावर ले लिया खुद के हाथों में। मतलब 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्क से पावर छीन कर खुद के हाथ में ले लिया। तो अब जो वो पार्लियामेंट था वो पूरा अंडर में था, अंडर द इंग्लिश नेशन, मतलब इंग्लैंड के अंडर में था। अब हुआ क्या, तो वहाँ पे एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 साइन की गई। किसके बीच में?
इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में साइन की गई, और जिसमें ये बताया गया कि चलो ठीक है भाई, हम दोनों अब भाई अलग अलग नहीं रहेंगे, हम लोग कंबाइन कर जाएंगे, मतलब वी विल फॉर्म अ वन नेशन, और उसे ही नाम दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर आप लोगों को समझ में एक चीज़ आ रही होगी, अभी क्या स्कॉटलैंड पागल है? उसको क्या लग रहा होगा भाई ये हमारे साथ मिल रहा है तो शायद हमारा कुछ भला करे, ठीक है, इससे हमको हेल्प होगा, तो इसलिए ये अलाउ कर दिया, ये रेडी हो गया, ठीक है, हम लोग कंबाइन करते हैं, एक कॉमन बनाते हैं स्टेट दैट विल बी कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर इंग्लैंड ने धोखा दिया, मतलब इनके प्यार का बहुत ही गंदा वाला सिला दिया। क्या किया कि जो इंग्लैंड था वो अपना जो इन्फ्लुएंस था वो स्कॉटलैंड पे, ठीक है, वो पूरा मतलब स्कॉटलैंड को अपने अंडर में ला लिया भाई ने। मतलब क्या किया, इंग्लैंड imposed its influence on स्कॉटलैंड। मतलब क्या हुआ, ये लोग तो साथ साथ रह रहे थे, अब एक कॉमन नाम हो गया था, अब इंग्लैंड को यह अलग है नहीं, स्कॉटलैंड अलग है नहीं, अब हम लोग कॉमनली एक साथ है जिनका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। पर हुआ क्या, ये स्कॉटलैंड लोग अपनी लाइफ फिर भी जी रहे थे, पर इंग्लैंड लोगों के मन में तो बेकार बेकार चल रहा था। इनने क्या किया, इन लोगों ने अपना इम्पोर्टेंस, अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे लाया, ठीक है, और फाइनली जो यहाँ का जो पार्लियामेंट था, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वहाँ पे पता है आपको पार्लियामेंट में मेंबर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या था कि जितने भी इंग्लिश मेंबर थे, मतलब इंग्लिश मेंबर डोमिनेटेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब बेचारे स्कॉटलैंड वालों की कोई नहीं सुन रहा था। तो फाइनली इसका नतीजा क्या हुआ कि स्कॉटलैंड को हार मानकर इंग्लैंड के साथ ज्वाइन होना ही पड़ा, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो अगर हम बात करें कंप्लीट ब्रिटेन की तो उसमें इंग्लैंड है, ठीक है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, और कौन है भाई, आयरलैंड। तो इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड वालों ने पहले स्कॉटलैंड को अपने अंडर में लाया। कैसे अपने अंडर में लाया, तो वो लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले बोले कि हम लोग क्या करते हैं, मोनार्की हटा देते हैं। मोनार्की हटाया 1688 में। अब बोले सारा जो पावर है वो हम लोगों के अंडर में आएगा, हम लोग मतलब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। फिर इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक यूनियन साइन किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ यूनियन 1707। अब आपको पता होगा इस यूनियन में यही बोला गया होगा कि हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ में ग्रो करेंगे। पर इंग्लैंड वालों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस डाला, मतलब वहाँ पे डोमिनेंट शो कर दिया कि नहीं हम लोग ज़्यादा डोमिनेंट हैं। और उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल किया, जितने मेंबर्स थे उस पार्लियामेंट के, जहाँ पर जो मतलब पार्लियामेंट कौन सा, देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, पार्लियामेंट का नाम ब्रिटिश पार्लियामेंट, बिकॉज अब वो क्या बन गया था, अब इंग्लैंड था क्या, नहीं, स्कॉटलैंड था क्या, नहीं, अब क्या था, दोनों मिलकर फॉर्म किए थे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो इनकी जो पार्लियामेंट थी उसमें दोनों के मेंबर रहे होंगे, इंग्लैंड के भी और स्कॉटलैंड के भी। पर बेचारे स्कॉटलैंड के मेंबर लोग इनके दिमाग में भरा गोबर नहीं समझ पाए। तो हुआ क्या, इंग्लिश जितने भी मेंबर्स थे वो लोग उस पार्लियामेंट को भी डोमिनेट किए, और कुछ उन लोगों ने, आपने समझा पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। तो इसके कारण क्या हुआ, स्कॉटलैंड अब पूरा इंग्लैंड के अंडर में आ गया। तो देखो कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं, एक बेचारे भोले थे, भोले ही रह गए, और एक बम भोले थे। समझ गया ना क्या हुआ कि बेचारे ये स्कॉटलैंड ना चाहते हुए भी धीरे धीरे करके इंग्लैंड के अंडर में आए और फॉर्म किए ग्रेट ब्रिटेन। और ये देखो कोई एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं, एक साल का नहीं है, ये एक लॉन्ग प्रोसेस हुई, और फाइनल नतीजा यही हुआ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड कंबाइन होकर ब्रिटेन फॉर्म कर चुके थे। अब इन लोगों का ध्यान कहाँ पर होगा, अब इनका पूरा फोकस था कहाँ पे, आयरलैंड पे, कि अब ठीक है भाई स्कॉटलैंड तो आ गया, अब आयरलैंड को भी अपने अंडर में लाया जाए। तो चलो हम वो देखते हैं कि इंग्लैंड ने या ब्रिटेन हम कह सकते हैं, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने आयरलैंड को कैसे अपने अंडर लाया।
तो आयरलैंड को अपने अंडर में लाने के लिए ब्रिटिश या ब्रिटेन ने यूज़ किया है डिवाइड एंड रूल, वही चीज़ जो हमारे इंडिया पे रूल करने के लिए उन लोगों ने किया। तो चलो देखते हैं कि आयरलैंड ने भाई ऐसा क्या कर दिया कि इनके अंडर में आ गए। तो उस समय आयरलैंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, मतलब दो टाइप के लोग थे। पहले थे कैथोलिक्स और दूसरे भाई लोग थे प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, मतलब जो पूरा आयरलैंड था वो दो टाइप के लोगों में बटा हुआ था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। अब देखो ये पहले से खुद डिवाइडेड हैं, तो तीसरा पर्सन आके डिवीज़न करेगा तो कौन सी बड़ी नई बात है, इसलिए यूनिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये दोनों क्या थे, अलग अलग थे। अब क्या हुआ, इंग्लैंड आया और उसने ब्रिटेन प्रोटेस्टेंट की क्या की, हेल्प। मतलब हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड हेल्प्ड, किसको हेल्प किया, प्रोटेस्टेंट। अब आप दिमाग लगा दिए होंगे उसने एक को क्यों हेल्प किया। उसने इसको हेल्प किया ताकि इसके मदद से, प्रोटेस्टेंट की मदद से वो कैथोलिक लोगों को भी अपने अंडर में ला ले। क्योंकि जो कैथोलिक लोग थे वो लोग बड़े ही क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, मतलब वो लोग इंग्लैंड का कंटिन्यूअस अपोज कर रहे थे। तो हुआ क्या, इंग्लैंड ने किसकी हेल्प की, प्रोटेस्टेंट की, क्योंकि भाई इन लोगों का आपस में वैसे ही झगड़ा लगा हुआ था। इनकी हेल्प किया और प्रोटेस्टेंट की मदद लेकर, क्या कह रहा हूँ मैं, प्रोटेस्टेंट की मदद लेकर उन्होंने क्या किया, जो भी कैथोलिक कंट्रीज थे, समझ रहे हो, वो सब पे डोमिनेंस ला लिया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, मतलब अब ना भैया भाई लोग के अंडर में कौन कौन आ गया। देखो मैंने क्या कहा, आयरलैंड दो नेशंस में डिवाइडेड था, एक तरीके से कुछ नेशंस थे जो कैथोलिक थे, कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे। अब इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स नेशन की मदद किया, जिसके कारण उसको क्या है, इट वॉज एबल टू इस्टेब्लिश डोमिनेंस। किस पे डोमिनेंस करेगा, ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्रीज। ठीक है, मतलब विद द हेल्प ऑफ प्रोटेस्टेंट उसने क्या किया, कैथोलिक को भी अपने अंडर में ला लिया। ये तो वैसे ही रेडी हो गए, ठीक है भाई आपने हेल्प कर दिया, हम तो आप हमारे माई बाप हो गए, और इनकी मदद से इनने कैथोलिक को भी ला लिया। रीज़न यही था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड ने कैथोलिक लोगों से हेल्प क्यों नहीं लिया, क्योंकि कैथोलिक लोग या कैथोलिक नेशंस कंट्रीज़ पहले से ही इनका चाल समझ रही थी, मतलब ये क्या करने को सोच रहे हैं वो समझ रहे थे। तो कैथोलिक लोग ऑलरेडी इसका रिवोल्ट कर रहे थे, पर जो प्रोटेस्टेंट था वो लोग भाई नहीं कर रहे थे, तो कैथोलिक के साथ ही लड़ाई करने में लगे हुए थे। तो इसी बात का फ़ायदा उठाया इंग्लैंड ने, हेल्प किया प्रोटेस्टेंट्स की, और इन लोगों ने मिलकर कैथोलिक को भी अपने अंडर ला लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वुल्फ टोन। कौन था टोन, वुल्फ टोन। ठीक है, ये व्यक्ति थे। ठीक है, इनने क्या किया, एक रिवोल्ट किया। कब किया रिवोल्ट, 1798। कब किया, 1798 लड़ाई किया, पर उसका क्या निकला, कोई नतीजा नहीं, मतलब ही फेल्ड, भाई फेल हो गया, मतलब ये जीत नहीं पाए, हार गए। तो फाइनली क्या हुआ, जो आयरलैंड था कंबाइंड, किसके साथ कंबाइन करेगा, द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, कब, इन 1801, मतलब फाइनली आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के अंडर में आ गया, और अब बुला गया न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज मेड। समझे आप लोग पूरा खेल क्या था। आयरलैंड दो टाइप्स के वॉज डीपली डिवाइडेड बिटवीन, मतलब कैथोलिक्स थे वहाँ पे, प्रोटेस्टेंट्स थे। अब ये दोनों के बीच में आपस में इनकी जमती नहीं थी, झगड़ा झगड़ा चलते रहता था। तो इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट की हेल्प की, और इनके हेल्प से उन्हें कैथोलिक कंट्रीज़ को भी अपने अंडर ला लिया। उसमें एक व्यक्ति थे, ही वॉज अ कैथोलिक, आयरिश पर्सन था वो। ठीक है, वुल्फ टोन, उन्हें 1798 में रिवोल्ट किया अगेंस्ट ब्रिटिश, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ही फेल्ड। और फाइनली जो आयरलैंड था
उसको भी पार्ट बना दिया गया किसका, द ग्रेट ब्रिटेन। अगर आप डायग्राम में देखो तो अगर ये तीनों कंट्रीज़ को मिलाया जाए तो इसको मिलाकर बनता है यूनाइटेड, पता नहीं इसको पेन को क्या हो गया, किंगडम ऑफ, इसको भी नेशन स्टेट बनना है, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, मतलब ये तीनों कंट्रीज़ लोग मिलाकर कॉमनली कहलाते थे द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब जो ग्रेट ब्रिटेन बना था उनकी कुछ खास बात थी, कुछ तो खास था। खास क्या था, द ब्रिटिश फ्लैग, मतलब उन लोगों ने ब्रिटेन का एक फ्लैग बनाया जिस जो कैसा था, दैट वाज द यूनियन जैक। फ्लैग का नाम होगा तिरंगा, जैसे हम लोग का भारत का है। ठीक है, उस फ्लैग का नाम क्या था, द यूनियन जैक। सेकेंड चीज़ तो किए, वो क्या किए, द नेशनल एंथम, मतलब उन लोग ने ब्रिटेन का एक नेशनल एंथम डिसाइड कर लिया। और नेशनल एंथम का नाम भी बता देता हूँ आप लोग को, गॉड, भगवान, सेव अवर नोबल, मतलब अच्छे वाले राजा को बचाओ। ठीक है, ये नेशनल एंथम था उन लोगों का। और वहाँ पर कंपलसरी कर दिया, अब कोई स्कॉटिश नहीं बोलेगा, कोई आयरिश लैंग्वेज नहीं बोलेगा, सब लोग क्या बोलेंगे, खाली इंग्लिश लैंग्वेज, तभी तो वो डोमिनेंट रहेगा। समझ रहे हो आप लोग। तो ये तीन चीज़ें की उन लोगों ने। जो ब्रिटिश नेशन बना था वहाँ पे एक फ़्लैग बनाया गया, उस फ्लैग का नाम क्या था, यूनियन जैक, मतलब पूरे ब्रिटेन में एक ही फ्लैग रहेगा, दैट वाज द यूनियन जैक। सेकंड जो चीज़ थी, दैट वाज एक नेशनल एंथम गाया जाएगा। नेशनल एंथम कौन सा था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। और आखिरी चीज़ जो थी कि पूरे ब्रिटेन में एक ही भाषा बोली जाएगी, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। समझ रहे हो आप लोग। तो इस टाइप में इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड एज वेल एज आयरलैंड को अपने अंडर लाया। आज का टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग तो सच में ज़्यादा स्ट्रेंज है, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें हुई थी। तो जिसको आप लोग को एक बार में नहीं समझता, वीडियो को डबल देखो। और आज मैं आपको प्रेफर करवाऊँगा कि आप लोग आज इस वीडियो देखने के बाद बुक खोलिएगा, इस टॉपिक को ज़रूर एक बार रीड करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के बाद या आप चाहो तो मैं आपको पिक सेंड कर दूँगा, उस पिक को आप देखकर अपना नोट्स लिख लीजिए और उसके साथ वीडियो को देखिएगा, आपको प्रॉपरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी हम लोग कल 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 2-3 दिन में ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।